नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार की वैकेंसी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। चलिए एक एक करके हर एक चीज़ की बात करते हैं। जो भी बिगिनर हैं, जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या कुछ भी चेंजेस देखना चाहते हैं, तो वो इन वीडियो को आगे देख सकते हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो कि है आपकी वैकेंसी। पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल की वैकेंसी में काफ़ी अच्छे आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि 2023 में केवल 1200 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, जिसमें से अगर हम ग्रेड सी की बात करें जिसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो ग्रेड सी की जो आपकी वैकेंसी थी वो आपको 95 अप्रॉक्स देखने को मिली थी। बट इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 सालों में भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी, तो इस बार आपकी 2006 वैकेंसी एग्जैक्ट देखने को मिल रही है। ये टेंटेटिव है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है, बट अभी तो इतना ही प्रोवाइड किया है, तो आप इतना ही अपने अंदाजे में रख सकते हैं। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन करके नहीं दिखाया गया है कि ग्रेड सी की कितनी है और ग्रेड डी की कितनी है, बट एक अंदाजे से बता रही हूँ कि अब की बार जो आपकी ग्रेड सी है वो 200-300 के आसपास आपकी वैकेंसी जा सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इसके लिए कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाती है और आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए होती है वो भी काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। तो वैकेंसी का सिनेरियो आपको क्लियर हो चुका है और बात करते हैं इस बारे में कि इसका कंपटीशन किस तरीके का रहता है। अगर हम कहते हैं ना कि एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर कंपटीशन कम होता है, तो हाँ, ये कम होता है। ये मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि अगर हम सीजीएल की बात करें तो करीबन 30 से 40 लाख फॉर्म भरते हैं। अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो 15 से 20 लाख हर साल फॉर्म भरे जाते हैं। बट अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो 4 से 5 लाख, और एग्ज़ाम में बैठने वालों की गिनती 1 से 2 लाख। कंपैरिजन करके देखेंगे तो अपने आप ही लगेगा कि हाँ, इसके अंदर जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक सीट के लिए जितने भी दावेदार खड़े हैं उनकी मात्रा कम है बाकी अदर एसएससी एग्ज़ाम के मुकाबले। रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर स्किल टेस्ट की डिमांड होती है, मतलब कि आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड के बारे में एंड में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम अभी से शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करें तो क्या हम सीख सकते हैं, इस बारे में अभी बात करते हैं। चलिए, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 26 जुलाई को ये फॉर्म आ चुका था, ऐसा ही उन्होंने बताया था, और उसी दिन फॉर्म आ गया है। आप इसको फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी कर देंगे अच्छा है, ठीक है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो आपकी 17 अगस्त लास्ट डेट है। वैसे 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, बट इस बार देखने को नहीं मिला है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के साइड कर दीजिए। सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें, मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसके हिसाब से, वो आपका होगा अक्टूबर-नवंबर में। और आपको पता होगा कि एमटीएस का एग्ज़ाम भी जो है वो अक्टूबर-नवंबर में ही हो रहा है, तो दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तो इतनी सी चीज़ क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी आपको डाटा प्रोवाइड करना था। अगर हम फीस की बात करें, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको फीस का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 100 रुपीज़ देने होंगे, और बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे वो एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल, तो 0 फीस लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी। एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड सी के लिए आपकी 18 से 30 साल होती है और ग्रेड डी के लिए आपकी 18 से 27 साल होती है। ये ग्रेड सी और ग्रेड डी का क्या सिनेरियो है? देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 2 पोस्ट निकलती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है और इसके लिए जो शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए होती है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है। बट अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो इसकी कट ऑफ कम जाती है ग्रेड सी के कंपैरिजन में, और इसका जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है वो भी कम लगती है, इसलिए सैलरी भी कम होती है, ठीक है। तो अपना जो आप रखते हैं एम कि मुझे क्या चाहिए, तो सोचा करिए कि ग्रेड सी के लिए ही प्रिपरेशन करनी है। नीचे आते आते ग्रेड डी ही मिलेगा, बट सोचिए कि ग्रेड सी ही मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छी सैलरी आप उठा रहे होंगे 12th पास करते ही, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये 12th पास करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एज कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे देखने को मिलेगा कि मैम मैं इतना 12th पास हो चुका हूँ, मेरा इतनी बर्थ डेट है, क्या मैं आ सकता हूँ क्या नहीं। इसी चीज़ को यहीं क्लियर कर लेते हैं।
1/8/2024, 1/8/2024 मतलब कि अगर आप 1 अगस्त को उससे पहले 18 साल के पूरे हो गए हैं, 18 साल के पूरे होना, ये जो सिनेरियो होता है ना कि 18 पे लग गया हूं तो 18 का हूं, ऐसा नहीं, कंप्लीट 18 होने चाहिए, उसी को 18 माना जाता है। तो अगर आप 18 साल के पूरे हो चुके हैं, मतलब आपका जुलाई में ही कंप्लीट हो गए हैं 18, या अगस्त में, जो भी उससे पहले का जो टाइम है, अगस्त कह रही हूँ, जुलाई जून, उससे पहले का जो भी है, उसमें अगर आप 18 कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी 12th पास भी हो चुकी है, जो कि आपकी अभी जो रिजल्ट आया था 12th का उसमें हो चुका है, तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपका अगस्त के बाद, इस 1 अगस्त के बाद अगर आपका बर्थडे आता है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, अपने आप से ही क्वेश्चन कर लीजिए, बार बार कमेंट करके मत बोलना, हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि एज कैलकुलेशन होता है, हर एक जो भी आप रिक्रूटमेंट देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि एज कैलकुलेशन किस दिन से होता है, ज़्यादातर 1 जनवरी या 1 अगस्त से ही देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एक के लिए अप्लाई करना है, दोनों के लिए भी आराम से आप कर सकते हैं। आपके मार्क्स बताएंगे कि आपको क्या पोस्ट मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि पता होगा आपको, 12th पास होना चाहिए, 12th पास और 18 उम्र ये होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे कि बाकी अगर आप CHSL देखेंगे जिसके अंदर आप पैटर्न चेंज करके उसमें भी अब प्री मेंस का हो गया है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक ही आपको CBT देना होता है, जो कि अगर एग्जाम होगा वो आपका CBT देना होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट देना होगा। शॉर्ट हैंड के बारे में, अच्छा स्किल टेस्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो क्लिक करवा दूंगी, ऐड करवा दूंगी, आप उधर क्लिक करके जाके पूरा समझ सकते हैं कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, स्किल टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपकी होती हैं, CBT और स्किल टेस्ट। चलो थोड़ी बहुत जानकारी भी दे सकती हूँ मैं। स्टेनोग्राफर जो होते हैं, स्टेनोग्राफी सीखी जाती है जिसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड जो होती है ये एक तरह की एक लैंग्वेज समझ सकते हैं आप, और इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, चलिए आप लिखिए, तो जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ क्या आप उसे लिख पाएंगे हिंदी या इंग्लिश में? ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब ऐसे कोई चीज़ अगर आपके सामने कोई बैठा है, मंत्री बैठा हुआ है, उसके बारे में आपको सिर्फ लिखना है, जो जो चीज़ वो बोल रहे हैं, तो उसके लिए स्टेनोग्राफर का होना ज़रूरी है। तो आपका जो डीलिंग होगी ना वो ज़्यादातर मंत्री से ही होगी, मिनिस्ट्री में ही आपका बैठना होगा, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो उसके लिए जैसे मैं आप इतनी सारी लाइनें बोल रही हूँ, तो इतना बड़ा ना लेके कुछ छोटे ही 3-4 वर्ड में ही वो लाइन कंप्लीट हो जाती है। इसको सीखना पड़ता है। अभी एंड में जाते जाते मैं आपको समझा के जाऊँगी क्या हम सीख पाएंगे या कितना टाइम चाहिए होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो मैं कह रही हूँ CBT, ये CBT में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। जिनके मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे मैथ्स पूछी ही नहीं जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है। हालांकि रीजनिंग में भी आपको कुछ नंबर से डील करना पड़ता है, तो वो तो देखो देखना पड़ेगा, वरना जो टफ लेवल की मैथ्स होगी वो देखने को आपको नहीं मिलने वाली, मैथ्स होगी ही नहीं। बट रीजनिंग में भी कुछ पोर्शन आपका मैथ्स से डील कर रहा होता है। इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इंग्लिश को काफ़ी अच्छा तवज्जो इसमें दिया जा रहा है, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छा स्कोर अगर इसमें कर लेंगे ना तो बाजी मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। GS की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड रीजनिंग की बात करें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, और इन्हीं 200 से आपकी आएगी कट ऑफ कि आपका कितना होगा, और आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, इसके बाद स्किल टेस्ट भी है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें निकाल लूंगा और सोचूंगा उस बीच के दौर में जो 1-2 महीना होगा उसमें सीख लूंगा, ये टाइपिंग नहीं है जो आप 1-2 महीने में सीख लेंगे। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पहले ये आपकी 1/3 हुआ करती थी, बट अभी 1/4 हो गई है। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। ये आपका कंप्लीट सिनेरियो है, जो भी आपको चीज़ें मुझे बतानी थी। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसके अंदर आपको जॉब करनी है इसमें, तो आपको 2 चीज़ें पड़ाव पार करने होंगे, CBT और आपका स्किल टेस्ट। ये 2 चीज़ें आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। CBT अगर आप कर भी लेते हैं, CBT अगर आप कर भी लेते हैं तो जब आप स्किल टेस्ट में जाते हैं वहाँ जाके और कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि स्किल टेस्ट सीखने वाले लोग ही कम हैं। तो पहला पड़ाव तो आपको नॉर्मली पढ़ाई करके निकालना होगा, बट दूसरे पड़ाव में कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, बट वहाँ पर मेहनत भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैम अभी अगस्त से
और ये जो दौर है आपका अक्टूबर नवंबर, और जो आपका जो सीबीटी होगा, आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपको जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। ये जो इस बीच में क्या इतने टाइम में सीख के मैं स्किल टेस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ? तो देखो 3-4 महीने में स्किल टेस्ट प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। 3-4 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ आप पूरी चीज़ें समझ पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। चीज़ें समझने में ही इतना टाइम लगता है और फिर उसके ऊपर स्पीड बनाने में भी 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट तक पहुंचने में करीबन आप मान लीजिए कि 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो ये आपको एक रियलिटी की बात बतानी थी, क्योंकि आपको इस जॉब के लिए अलग अलग जगह पे मिलेगा, बोलेंगे फॉर्म भर दो भर दो भर दो, बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि स्किल टेस्ट में अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, और सोच रहे हो कि अगर तुक्के में हो जाएगा तो गलत फहमी में हो। स्किल टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर स्किल टेस्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना के रखी है, पूरा कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ 2 या 3 महीने में या 4 से 5 महीने में ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट इस वाले में ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लूँगा, मेरा अगर इसमें क्लियर होता है तो मैं जी जान लगा दूंगा, तो देखो आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कर सको तो कर लीजिए, आपको रोक टोक नहीं है, बट आपको सच्चाई बताना मेरा काम है कि ये चीज़ ऐसे होती है। 7 से 8 महीने यूजुअली लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आपने डिसीजन लिया है कि मैं अगले साल 2025 के लिए करूँगा, तो वो भी बढ़िया है। आपके पास पूरा 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। अगला एग्ज़ाम जो होगा वो इसी बीच में होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। तो इस बीच में स्टेनोग्राफी के ऊपर कमांड बनाइए और साथ ही साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बट अगर आप एक फर्स्ट ट्राई देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इट अप टू यू, ठीक है। ये सारी ही बात हम कर चुके हैं। वैकेंसी के बारे में हमने बात कर ली है, तो काफ़ी अच्छी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत कम देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि वैकेंसी अगर कम आती है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और वैकेंसी थोड़ी अगर ज़्यादा देखने को मिलती है तो कट ऑफ कम देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कि कितने लोग फॉर्म को भर रहे हैं और एक सीट के ऊपर कितने दावेदार हैं उसे लेने वाले। चलिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी अदर वीडियो अगर आप शॉर्ट हैंड से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो में। राधे राधे।